अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं नासिर अब्बास, आपका फिज़िक्स टीचर। आज मुझे चैप्टर नंबर 7 का नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो हम पढ़ेंगे, टेम्परेचर एंड इंटरनल एनर्जी। तो टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट लास्ट टाइम हमने इसको फिनिश किया है। आज हम स्टार्ट करते हैं इंटरनल एनर्जी क्या होती है। तो स्टार्ट में देखिए, वी नो दैट मैटर इज कंपोज्ड ऑफ मॉलिक्यूल व्हिच आर ऑलवेज इन मोशन। और जब बॉडी के मॉलिक्यूल या कोई भी चीज़ मोशन में होती है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? एनर्जी ऑफ द बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। मॉलिक्यूल ऑफ सॉलिड आर वाइब्रेटिंग अबाउट देयर फिक्स्ड पोजीशन। तो स्टार्ट में जब मैंने मॉलिक्यूलर थ्योरी पढ़ाई है, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, तो उसमें यही चीज़ थी कि तीनों स्टेट ऑफ मैटर में क्या डिफरेंस होता है, उनकी मोशन कैसे होती है। तो सॉलिड के मॉलिक्यूल वाइब्रेट करते हैं, जबकि गैस के मॉलिक्यूल जो है वो रैंडम मोशन में होते हैं। द मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड वो थोड़े से स्लाइड करते हैं, क्योंकि उनके मॉलिक्यूल के बीच में थोड़ी सी स्पेस होती है, जबकि जो सॉलिड होते हैं, सॉलिड्स में स्पेस नहीं होती, उसके मॉलिक्यूल टाइटली पैक्ड होते हैं। सॉलिड के मॉलिक्यूल आपस में जुड़े होते हैं, क्लोज पैकिंग ऑफ मॉलिक्यूल होती है ऐसे, इनके बीच में स्पेस ना होने के बराबर होती है। जबकि लिक्विड है उसमें ये मॉलिक्यूल स्लाइटली क्या होते हैं, स्पेस्ड होते हैं, और इनको क्या किया जा सकता है, स्लाइड किया जा सकता है एक लेयर को दूसरी की लेयर के ऊपर। और जो गैस मॉलिक्यूल है वो हाईली उसमें जो डिस्टेंस होता है मॉलिक्यूल के बीच में वो बहुत ज़्यादा होता है ऐसे, और ये हाईली कंप्रेसिबल होती है। ये मेन डिफरेंस है। द मॉलिक्यूल पोजेस काइनेटिक एनर्जी ऑन अकाउंट ऑफ देयर मोशन। मतलब मॉलिक्यूल के पास अगर मोशन है तो इसका मतलब उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी है associated with potential energy is also associated with a molecule because of their attractive forces। यहाँ से ये चीज़ सिखाई जा रही है कि अगर किसी बॉडी के पास इंटरनल एनर्जी है तो वो दो एनर्जी का कॉम्बिनेशन है, एक है पोटेंशियल एनर्जी और दूसरी है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी किस वजह से होगी? जो बॉडी मोशन में है, मॉलिक्यूल अगर मोशन में है तो उसमें उनके पास काइनेटिक एनर्जी है। इसी तरह पोटेंशियल एनर्जी भी होती है मॉलिक्यूल के पास, वो उनके मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उस वजह से होती है। इसलिए फिर यहाँ से काइनेटिक दूसरी ये जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया इंटरनल एनर्जी का, तो उसको कैसे डिफाइन किया जा सकता है? हम उसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी and potential energy of the molecule of object is known as internal energy। एक बात याद रखें, इंटरनल एनर्जी किसी भी बॉडी के पास अगर है तो इसका मतलब क्या है कि उस बॉडी के पास जो एनर्जी है वो दो एनर्जी का सम है, एक काइनेटिक एनर्जी, एक पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। इससे सिंपल आपने डेफिनेशन तैयार करनी है, और इधर से ये आपने याद रखना है कि काइनेटिक एनर्जी किस वजह से होती है और पोटेंशियल एनर्जी किस वजह से होती है। तो काइनेटिक एनर्जी आपको बताया है कि वो मोशन की वजह से होती है, जबकि पोटेंशियल एनर्जी अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से होती है। ये याद रखना है, इस चीज़ को आपके एमसीक्यू वगैरह में आ सकता है। नेक्स्ट मुझे डेफिनेशन के बाद व्हेन वी हीट अ सब्सटेंस, अब ये देखा जा रहा है कि टेम्परेचर और इंटरनल एनर्जी टॉपिक था आपका, टेम्परेचर और इंटरनल एनर्जी। मतलब अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसकी इंटरनल एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो इसका मतलब है फैक्टर अफेक्टिंग द इंटरनल एनर्जी क्या होगा? एक तो इसका मास होता है, और सेकंड इसका जो टेम्परेचर है उसके बढ़ने से भी इंटरनल एनर्जी बढ़ती है। वही स्टार्ट करते हैं कि इस पैराग्राफ में क्या है। When we heat a substance, its molecular motion become more vigorous। बहुत ज़्यादा हो जाती है, vigorous का मतलब है which means an increase in its internal energy। तो सिंपल हमें यहाँ से क्या लेसन मिला कि फैक्टर्स जो है इंटरनल एनर्जी बढ़ाने के वो क्या है। आपने हेडिंग देनी है फैक्टर्स, और फर्स्ट आपने लिखना है लाजमी, क्योंकि बुक को ही नोट्स बनाए बच्चे, बुक पे लिखा होता है तो जब भी आप उस पेज पे आते हैं तो आप देखते हैं आपको फौरन इंप्रेशन ये सेव हो जाता है कि फैक्टर्स में ये
इंटरनल एनर्जी का जो फैक्टर है वो टेम्परेचर है। अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है तो इसका मतलब है इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रही है। यही मेथड ऑफ लर्निंग है कि आप खुद बैठें, उसको तैयार करें और खुद से जो तैयार किया हुआ ये आपकी रिसर्च होती है, और रिसर्च जो करता है साइंटिस्ट उसको कभी भूलती नहीं है। तो मेरा वे ऑफ टीचिंग यही है कि आप खुद रिसर्च किया करें, उसको पढ़ा करें। आपको गाइडलाइन चाहिए तो जैसे मैं या कोई और आपको टीचर जो है वो बताते हैं उसको फॉलो किया करें, सेल्फ स्टडी किया करें, खुद टाइम दिया करें, नोट्स बनाया करें और फिर अगले दिन जाके टीचर से डिस्कस किया करें। एज ए रिजल्ट टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस राइजेस। ठीक है, पता चल गया है कि टेम्परेचर, अगर हम किसी बॉडी को हीट अप करेंगे तो उसका टेम्परेचर तो बढ़ेगा। टेम्परेचर हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और उससे उस बॉडी की इंटरनल एनर्जी भी बढ़ेगी। द हीट एनर्जी ट्रांसफर टू ए बॉडी इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल ड्यू टू व्हिच द टेम्परेचर राइजेस। ठीक है, यहाँ से हमने क्या सीखा है कि जब भी हम किसी बॉडी को हीट अप करते हैं तो उस बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है और टेम्परेचर बढ़ने से उस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। बस सिंपल, आपने इतना ही याद रखना है, एक सेंटेंस बना लीजिए। लास्ट पैराग्राफ में क्या है, हीट और इंटरनल एनर्जी का कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है, अगर किसी बॉडी के पास इंटरनल एनर्जी है और या हीट है तो हम ये नहीं कह सकते कि उस बॉडी के पास इंटरनल एनर्जी है। हीट वर्ड हम उस वक्त यूज करेंगे जब हम ये कहेंगे कि हीट ट्रांजिट हो रही है, मतलब कहीं ना कहीं ट्रांसफर हो रही है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जा रही है, देन हीट का कॉन्सेप्ट आएगा। लेकिन इंटरनल एनर्जी का कॉन्सेप्ट कब आएगा, तो ये बात आपने याद रखनी है कि किसी भी बॉडी के पास अगर हीट है तो इसका ये ज़रूरी नहीं है कि उसके पास इंटरनल एनर्जी है। स्टार्ट करते हैं। इट इज़ नॉट ट्रू दैट अ सब्सटेंस कंटेन हीट। अच्छा, तो फिर क्या होता है, सब्सटेंस के पास इंटरनल एनर्जी होती है, हीट नहीं कह सकते। हीट मैंने पहले भी बताया है, हीट ट्रांजिशन है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में इसका फ्लो है, उस वक्त हीट का वर्ड यूज करना है। अदरवाइज आपने ये कहना है कि बॉडी के पास इंटरनल एनर्जी है। द सब्सटेंस कंटेन इंटरनल एनर्जी। इट इज नॉट ट्रू टू से दैट सब्सटेंस कंटेन हीट। द सब्सटेंस कंटेन्स इंटरनल एनर्जी। द वर्ड heat is used only कब, when referring to the energy actually in transit from hot body to cold body। तो आप ये जो हीट का वर्ड है उस वक्त यूज करेंगे जब बॉडी हीट एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो रही होती है। तो आज हमने टेम्परेचर और इंटरनल एनर्जी के कॉन्सेप्ट को हाईलाइट किया है, उसको समझा है, उसके थोड़े से कंटेंट बनाए हैं, इनको याद रखना है। इंशाल्लाह आगे ये चीज़ें आपके काम आएंगी शॉर्ट और एमसीक्यू के हवाले से। यहाँ पे एक फिगर है, आप इसको देख रहे हैं, हॉट एयर बैलून। और हॉट एयर बैलून में क्या होता है बच्चे, इंटरनल एनर्जी ऑफ एयर इनसाइड ए हॉट एयर बैलून इंक्रीजेस एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस। आप इसको ऐसे समझें, जब बच्चे इसमें एयर फिल की जाती है तो विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होता है कि इसके अंदर ये जो बैलून है इसका वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो डेंसिटी कम हो जाती है, क्योंकि बाहर जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो अंदर गैस का टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है। तो जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो वॉल्यूम इंक्रीज होता है। जिससे वॉल्यूम बढ़ने से आपको पता है कि डेंसिटी किसके इक्वल होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम। अगर एक बॉडी का क्या बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है इस बैलून का, तो फिर डेंसिटी कम हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। तो डेंसिटी कम होने से जो बाहर की कोल्ड एयर है वो एज ए अप थ्रस्ट का काम करेगी, मीन अपवर्ड फोर्स लगाएगी ऐसे ऊपर की तरफ, क्योंकि डेंसिटी बाहर ज़्यादा है, कोल्ड एयर है और अंदर हॉट एयर है और वो हल्की भी है, वॉल्यूम बढ़ गया है, तो ये इस पर अप थ्रस्ट लगाएगी, इसलिए बैलून अपवर्ड मूव करेगा। तो आपका ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बन सकता है कि हाउ हॉट एयर बैलून एक्सपैंड इन द एयर। तो आपने यही लिखना है, बिकॉज व्हेन एयर इज फिल्ड इनसाइड द हॉट एयर बैलून then its volume increases due to the temperature outside and its density decreases, but the cold air outside apply upthrust force on the hot air balloon, so that this balloon will move upward। थैंक्स। ये अपने कंसेप्चुअल याद
रख लेना, मैंने जो बोला है उसका क्वेश्चन याद रख लीजिएगा। मज़ीद आप ये भी पढ़ सकते हैं।